डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे खूबसूरत प्यारे अपने चैनल आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, जहां पर हम अपने आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस है उसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स के लिए इंडिविजुअल फैकल्टीज हैं और वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज और बहुत एक्सपीरियंस्ड और लर्नर टाइप की फैकल्टीज है हमारे पास, और वो आपको करा रही है अपना अपना रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। टॉपिक्स करेंगे, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे और पूरे साल आपको जी जान से ज्ञान देते रहेंगे। जो टॉपिक आपके खराब हो गए हैं, जो कॉन्सेप्ट आपके बैठ गए हैं, उन्हें फिर से मजबूत करिए हमारे साथ। और फिलहाल मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, क्लास 12th चल रही है। नया चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है, उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि यूनिट जो मैग्नेटिज्म है, इस मैग्नेटिज्म यूनिट के अंदर जो पहला चैप्टर हम लोगों को बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ कांसेप्ट। इसके बिना पूरा मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, आएगा नहीं। आज का एजेंडा जो स्टार्ट हो रहा है वो बायट-सेवर्ट लॉ और इसके छोटे-मोटे एप्लीकेशंस से स्टार्ट हो रहा है। तो बायट-सेवर्ट लॉ से पहले आपको एक छोटी सी बात बताते हैं कि कहां से कहानी शुरू होती है। शुरुआत के 2-3 लोग हैं, एक का नाम है गैल्वेनी, जिनके नाम पे गैल्वेनोमीटर रखा गया है। एक है माइकल फेराडे, एक्सीडेंट में मतलब एक्सीडेंटली ढूंढा मैग्नेटिज्म का फिनोमेना, उनका नाम है ऑर्स्टेड। और इसके अलावा अगर कोई नाम लेना है तो लेटर टाइम में मैक्सवेल। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के फिनोमेना को कंबाइन करने की कोशिश की, यानी इलेक्ट्रिसिटी एज अ या इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ इंडिपेंडेंट टॉपिक और मैग्नेटिक फील्ड एज एन इंडिपेंडेंट टॉपिक को मर्ज करके एक ही कॉन्सेप्ट बताया। इसमें पहले आदमी गैल्वेनी है, माइकल फैराडे है, ऑर्स्टेड है, और उसके बाद मैक्सवेल की थ्योरी में काफी कुछ मर्ज हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी आ जाती है। फिलहाल इनकी शुरुआती कहानी ये है कि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और चार्ज की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब नई चीज चालू हो रही है, ध्यान रखिए, दोनों का रीजन चार्ज ही। इलेक्ट्रोस्टैटिक के शुरुआत के लेक्चर में बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टैटिक चार्जेस की वजह से आया करती है और हम इसे ई फील्ड के नाम से बुलाते हैं, एब्रिविएशन से, ध्यान रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड तब जनरेट होगी जब नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज जो भी चले मूव करे, मूव इन अ सर्टेन डायरेक्शन। डायरेक्शन अगर फिक्स्ड नहीं है तो बात नहीं बनने वाली है, दिमाग में रखिए। अगर चार्ज Q मूव्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन तो फिर जनरेट होगी मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का जो एब्रिविएशन है दैट इज बी फील्ड। तो बी फील्ड जनरेट होती है। तो मतलब ये है कि जब चार्ज रुका हुआ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, चलने लग जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। एक छोटी सी बात दिमाग में लाओ, अभी अभी इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट सीख के आए हैं कि कोई भी चार्ज किसी स्पेसिफिक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करने लग जाए तो हम कहते थे कि इलेक्ट्रिक करंट आ गया, यानी चार्ज के मूव करने से इलेक्ट्रिक करंट है और इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड है। यहीं से चैप्टर का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट आ जाता है कि जिस भी सर्किट में, किसी भी स्पेस में, अगर किसी फ्री स्पेस में भी चार्ज मूव कर रहा है तो चार्ज के मूव करने से करंट आ जाएगा और करंट के आने से उसके करस्पॉन्डिंग उसके चारों तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड जो दृश्य दिखाई नहीं दे रही लेकिन आ जाएगी। तो करंट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को अभी लगभग 1 महीना पढ़ना है। इस 1 महीने में ये क्या क्या होता है और कहां से ये चीजें डेवलप हुई हैं, कैसे किस एक्सपेरिमेंट से ये चीजें ऑब्जर्व की गई, फिर उसको लेकर किन किन लोगों ने क्या क्या काम किए, वो चीजें हम लोगों को देखनी है। सबसे पहला काम इसमें ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट कहलाता है। तो ये रहा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट का छोटा सा डायग्राम। तो कुछ सर्किट बर्किट लगा रखा है, तो एक्सीडेंटली ये चीज निकल के आई है, कोई मतलब विलिंग एक्सपेरिमेंट नहीं, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट नहीं, ये ढूंढने के लिए नहीं किया गया है, बस एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कंपास पास में डिफ्लेक्शन दिखाई देता तो नया कुछ इनको मिल जाता है, बस इतना सा है। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट कहलाता है। इन्होंने क्या किया कि एक बैटरी ली, बैटरी में बाहर कोई रेजिस्टेंस तो दिखाया नहीं है डायग्राम में, तो रेजिस्टेंस दिखाना जरूरी है, रेजिस्टेंस दिखा देते हैं। लेट्स से हमारे पास कोई ना कोई
रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस में कुछ करंट जा रहा है, लेट्स से कुछ करंट आई है, व्हाटएवर बी द अमाउंट ऑफ करंट इज, लेकिन है हमारा जो मैग्नेटिक कंपास है वो साउथ और नॉर्थ इस डायरेक्शन में ऐसे सेटल होना चाहिए, तो नॉर्थ डायरेक्शन में मैं ऐसे कर देता हूं, और आप जब मैग्नेटिक कंपास देखेंगे तो नॉर्थ की डायरेक्शन में ऐसे पेंटेड मिलेगा वो, इसी तरह से ये भी देख लेते हैं इस तरह से। लेकिन आप जब इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो करंट फ्लो कराने में आपको मालूम चलेगा कि जो ये मैग्नेटिक कंपास है दैट डिफ्लेक्ट्स, वो मुड़ जाता है, और जैसे ही आप इस सर्किट में करंट बंद कर देंगे तो इसका डिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा, दोबारा अपने ओरिजिनल लोकेशन पे, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। इसी तरह इस बैटरी की पोलैरिटी को देखो बेटा हमने उल्टा कर दिया, हालांकि इसको थोड़ा और बड़ा बना देना चाहिए था ताकि इसको पॉजिटिव बच्चे परसीव कर पाए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और इसके बाद करंट जो है वो जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में बह रहा है, और जब रिवर्स डायरेक्शन में बह रहा है तो आप देखिए अभी भी करंट की वजह से ये मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट तो हो रहा है, लेकिन इसका डिफ्लेक्शन जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। आप देखें यहां पर ये CW दिखा रहा था और यहां पर ये ACW दिखा रहा है, व्हाट इज CW? क्लॉकवाइज रोटेशन, और यहां पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये पाया गया कि जब तक करंट फ्लो करेगा तब तक तो डिफ्लेक्शन रहेगा, जैसे ही करंट स्विच ऑफ कर देंगे वैसे डिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा, हमारा कंपास अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर आ जाएगा। इसका मतलब जैसे ही सर्किट में करंट आता है उसके चारों तरफ कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट्स दिस मैग्नेटिक कंपास। क्या बात है। लेकिन आप देखें कि जब करंट लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है तो इसमें CW रोटेशन आ रहा है, और जब राइट टू लेफ्ट करंट आ रहा है तो इसमें ACW हमारे लिए डिफ्लेक्शन आ रहा है। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन ये डिसाइड कर रही है कि कंपास कैसे घूमेगा, और करंट की डायरेक्शन इसका मतलब ये डिसाइड कर रही है कि एक्चुअली हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड करंट डेवलप कर रहा है वो किस डायरेक्शन में कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस दिशा में होगी, ये वाली बात बताने वाला कौन? ये वाली बात बताने वाला करंट की डायरेक्शन। अच्छा, लेकिन अगर मैं करंट के अमाउंट को बढ़ा दूं तो मुझे पता चलता है कि जो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन है वो बहुत रैपिड होता है। रैपिड होने का मतलब बहुत तेजी से कंपास घूमता है, बहुत ज्यादा टॉर्क इस पे आता है, बहुत तेजी से घूम जाता है। अच्छा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट, उसकी स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करती है कि करंट कितने अमाउंट में फ्लो कराया गया। तो इस एक्सपेरिमेंट में दो बातें आउटकम के तौर पे आती हैं। पहली बात आती है कि करंट प्रोड्यूसेस B field. Magnitude of B field depends on amount of current and direction of B field depends on डायरेक्शन ऑफ करंट। बात समझी है? जी हाँ, बिल्कुल आसान। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, पहला तो ये एस्टैब्लिश होता है कि करंट प्रोड्यूसेस दिस मैग्नेटिक फील्ड, करंट प्रोड्यूसेस दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग। तीसरी बात कि जितना अमाउंट ऑफ करंट होगा उतना डिफ्लेक्शन रैपिड होगा, यानी उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में क्या रिश्ता है, चलो वो देख लेते हैं। ठीक है ना, ये समझ आता है। और रस्टेड एक्सपेरिमेंट से क्या निकल के आया? तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है दैट एस्टैब्लिशेस कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और आती है, यही सत्य है। दोनों जुड़े हुए फिनोमेना से, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट से आप मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट में जंप कर सकते हैं। तो देयर इज अ ब्रिज इन बिटवीन दीस टू कॉन्सेप्ट्स, और ये इन्हें मिला रहा है। आगे चल के जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा तो अंततः आपको ये बात मालूम चलेगी फैराडेज लॉ के हिसाब से कि दीस टू कॉन्सेप्ट्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर। आप पता नहीं कर सकते कि कौन मैग्नेटिक फिनोमेना है, कौन इलेक्ट्रिक फिनोमेना। दैट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वेशन फ्रेम कि आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आगे की बात है। बट द कोर पॉइंट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है करंट, मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट डिपेंड करेगा करंट के अमाउंट पे, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिपेंड करेगी करंट की डायरेक्शन
डायरेक्शन पे। ठीक है, अच्छी बात, हम लोगों ने सारा काम कर लिया। और इसके बाद अब जरा मैग्नेटिक फील्ड की कुछ स्पेसिफिकेशन चर्चा कर लेते हैं। बी फील्ड की बातें करते हैं, ध्यान दीजिए बेटा। बी फील्ड, दिस बी फील्ड हैज टू थिंग्स, बच्चे मैग्नीट्यूड, बच्चे डायरेक्शन। ये डिपेंड करेगा करंट पर और ये डिपेंड करेगा करंट की डायरेक्शन पर। दो बातें होगी, क्लियर है मेरी बात? अब मैग्नेटिक फील्ड की तीसरी बात पे चर्चा करो कि मैग्नेटिक फील्ड आखिर कैसी क्वांटिटी है। तो तुम कहोगे मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी? वे देख रहे हो यार कि डायरेक्शन उसमें है, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी के पास फिर दो बातें, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। तो फिर वही चीज कि इन पर डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड करता है। अगर इसकी यूनिट देखने जाएं तो यूनिट्स में मुझे दो तरह की यूनिट्स याद रखनी होती है, वन इज एसआई और अदर इज सीजीएस। तो एसआई यूनिट जो है वो होती है बेटा इसकी टेस्ला, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और जो स्मॉल होती है दैट इज गॉस और कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है इसलिए सिंबल इनका कैपिटल है। इसी को हम लोग बेटा आगे चल के बोलेंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो आप ध्यान दें ये दोनों एक ही हैं, ठीक, सेम। और आप सीजीएस और एसआई में अगर रिश्ता ढूंढना चाहते हैं तो 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस, एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स जो आपको 110% आने ही चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो प्रॉब्लम का विषय है। तो ये आपको याद होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट के कन्वर्जन्स आपको पता होने चाहिए। कितनी मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा वायर कितना करंट जनरेट करेगा, ये कौन बताएगा? तो सबसे पहला नियम जो लॉ है इसमें, ध्यान दें, वो है इसमें बायर्ट-सेवर्ट लॉ। बायर्ट-सेवर्ट लॉ। और दूसरा इस पूरे पोर्शन में जो नियम है दैट इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। कई बार इसको सिर्फ एम्पियर्स लॉ लिखकर मिल जाता है, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, आप दोनों एक रख के चलें। पूरे चैप्टर में मात्र दो नियम है, ये दो ही लॉज हैं। जब आप यहाँ पूरी मैकेनिक्स में भी तीन ही लॉज थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसके अलावा सब उनकी थ्योरम्स हैं। उसी तरह नियम तो बस ये दोनों हैं, इसके अलावा इनकी थ्योरम्स हैं। तो पूरी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है उसको डील करने के लिए दो नियम है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर को समझने के लिए दो हिस्सों में से तोड़ सकते हैं। एक तो ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट्स पर, आयरन के मटेरियल पे एक्सेट्रा एक्सेट्रा या करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगाती है, वो फोर्स कितना और कैसा होता है। दूसरा, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर या कोई परमानेंट मैग्नेट, बार मैग्नेट टाइप की चीज कितनी बी फील्ड जनरेट करती है वो निकाल लो। तो अगर आप बी फील्ड जनरेट कर रहे हैं तो आप एक सेगमेंट पढ़ रहे हैं, और अगर आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं कि बी फील्ड की वजह से किसी चीज पर कितनी फोर्स हो सकती है, तो आप उसका दूसरा सेगमेंट देख रहे हैं। हम इस पूरे चैप्टर को दो हिस्सों में तोड़कर पढ़ते हैं, और इन दो हिस्सों में स्टैंडर्ड बुक्स देखेंगे तो फोर्स से ही काम शुरू करते हैं, बट क्योंकि फील्ड से काम शुरू करना रिलेटिवली ज्यादा आसान होता है, इस वजह से वी आर डीलिंग विद बी फील्ड। तो पहले हम बी फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। बी फील्ड के कैलकुलेशन के लिए वी हैव ओनली दीस टू लॉज। तो जहां पे एम्पियर्स लॉ लगभग 3-4 लेक्चर के बाद इंट्रोड्यूस होगा, वी हैव टू फर्स्ट डील विद द बायर्ट-सेवर्ट लॉ। दो लोगों का नाम है इसमें, अजीब सुनाई देता है पर ठीक है। बायर्ट-सेवर्ट लॉ क्या कहता है, बहुत गौर से देखिए। बायर्ट-सेवर्ट लॉ ऐसा कहता है कि इफ यू हैव अ वायर लाइक दिस, डू नॉट थिंक कि इसके आगे वायर नहीं है, कहीं तक जा रहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, डू नॉट थिंक इसके आगे वायर नहीं, खूब सारा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी, व्हाटएवर, जितना भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, इसमें कहीं ना कहीं कोई करंट जा रहा है। लेट्स से कि करंट ऊपर की दिशा में जा रहा है ये, और यहाँ पर करंट का अमाउंट है I, और मैं मैग्नेटोस्टैटिक्स डील कर रहा हूँ, या ये कह लो कि हमारे कोर्स में मैग्नेटोस्टैटिक्स है, तो वी हैव टू डील विद ओनली द कांस्टेंट करंट्स, वेरिएबल करंट से हमें ज्यादा डील नहीं करना है, या लगभग नहीं करना है। तो कह रहे हैं कि इसका एक छोटा सा सेगमेंट लो, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जो लंबाई हमने ली है दिस इज dl वेक्टर। वेक्टर वेक्टर क्यों बना लिया, dl वेक्टर। वेक्टर का मतलब इस लेंथ की कोई ना कोई लंबाई की डायरेक्शन है। लंबाई की कौन सी डायरेक्शन होती है, जानबूझ के कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट पे डिपेंड करती है,
करंट की डायरेक्शन होती है, पर वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। तो टू डील विद वेक्टर्स वी इंट्रोड्यूस दिस लेंथ वेक्टर। डीएल का मतलब तो ये बहुत छोटा सेगमेंट हो गया, तो जवाब है ना ये बहुत छोटा सेगमेंट ही है। एंड आई का मल्टीप्लाई करो तो आप इसे कहोगे करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। अब इस करंट एलिमेंट से यहां पर आपको फील्ड निकालनी, दिस इज पॉइंट पी, और आप क्या कर रहे हैं, इस करंट एलिमेंट के टेल से इस पी पॉइंट को मिला दे रहे हैं, मिलाकर कह रहे हैं कि ये आर वेक्टर है। आर वेक्टर का मतलब दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस डीएल वेक्टर, और इनके बीच का ये जो एंगल है दिस इज माय फाई एंगल। अच्छा, तो बायट-सेवर्ट लॉ एक्चुअली आपको ये नहीं बताता है कि पूरे वायर सेगमेंट की वजह से कितनी फील्ड है, ये नहीं बताता है। बायट-सेवर्ट लॉ आपको बताता है इस छोटे से डीएल सेगमेंट की वजह से, सिर्फ इतने की वजह से यहां पर क्या फील्ड है। डू नॉट थिंक कि यहां पर टोटल फील्ड क्या है बता रहा है, टोटल फील्ड नहीं बता रहा है, वो बता रहा है टोटल वायर की वजह से कुछ फील्ड है यहां पर, वो सबसे मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब उसके उस पोर्शन से, उतने कंपोनेंट से जो ये छोटा सा डीएल एलिमेंट यहां क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ऊपर का एलिमेंट भी यहां क्रिएट करेगा और ऊपर का भी क्रिएट करेगा। तो वी आर नॉट डीलिंग विद द टोटल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वी आर ओनली डीलिंग विद, और बायट-सेवर्ट लॉ डील्स विद द बी फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस डीएल सेगमेंट ओनली। क्लियर? तो ये डीएल सेगमेंट क्या देने वाला है, वही डायग्राम बेटा देखो यहां बना हुआ है। वी हैव प्लॉटेड दिस डायग्राम हियर, ताकि यहां पर कोई ना कोई करंट आगे भी है, कोई ना कोई करंट पीछे भी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वी हैव टेकन दिस डीएस एलिमेंट, जिसको मैंने यहां डीएल लिखा है और यहां पे लोगों ने डीएस लिखा हुआ है, और इस पॉइंट पर मुझे छोटी सी फील्ड निकालनी। अब छोटी सी फील्ड है तो उसे बी वेक्टर लिखना थोड़ा सा बेईमानी है, डीबी लिख देते हैं। डीबी क्यों लिखते हैं, उससे पता चलता है अगर डिफरेंशियल लेंथ का एलिमेंट है तो डिफरेंशियल टाइप की हमारे पास फील्ड आने वाली है। और ये आर वेक्टर मैंने लिखा ही हुआ है, आर दूरी है एंड दिस आर कैप इज द यूनिट वेक्टर, तो बेसिकली डायरेक्शन पता चलती है। इसको थोड़ा गाढ़ा कर दो तो आपको डायरेक्शन भी दिखने लग जाएगी। और ये एंगल इन्होंने थीटा लिखा है दोनों के बीच का, मैंने यहां फाई लिखा, तो फर्क नहीं पड़ता है। डीबी वेक्टर का फार्मूला क्या है, डू नॉट थिंक कि यहां पर किसी प्रकार का कोई डेरिवेशन है, लॉ है, लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता। इफ यू कैन प्रूव अ लॉ इट बिकम्स अ थ्योरम, प्रूफ कोई लॉ नहीं। तो ये जो dB वेक्टर है बेटा, दिस dB वेक्टर इज नथिंग बट म्यू नॉट ओवर 4 पाई, और फिर है बेटा I dl क्रॉस दिस r वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r का क्यूब। ये डायरेक्ट कहां से आ गया, अबे लॉ है भाई, ये सीधा सीधा एक्सपेरिमेंट से नजर आता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या बहुत एक सुपर रिफाइंड थ्योरी होती है, उससे जो निकल के आता है उसको लॉ बोल देते हैं, उसका कोई प्रूफ नहीं है। क्लियर है मेरी बात, देयर इज नो प्रूफ। तो अब इसको थोड़ा सा और कर लें कि dB वेक्टर का मॉड लिख लें, और जब आप मॉड लिखेंगे बेटा तो आप लिखेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin फाई, मैं यहाँ पे फाई लिख रहा हूँ जानबूझकर क्योंकि मैंने यहाँ फाई लिया हुआ है, एन अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या बकवास है, अभी तक आर क्यूब था, आर स्क्वायर कैसे हो गया, तो गौर से देखो dl क्रॉस आर, dl क्रॉस आर करोगे तो लिखोगे dl इंटू आर इंटू साइन फाई, वो r से नीचे वाला r कट जाएगा तो r स्क्वायर बचेगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड। और dB वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो तुम कहोगे दिस dB वेक्टर इज पैरेलल टू dl क्रॉस r। इधर तो आया नहीं, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं या थोड़ा इधर लिख देते हैं, यहीं पे dB वेक्टर इज पैरेलल टू dl क्रॉस r वेक्टर। dl क्रॉस r के पैरेलल होगा, जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आएगी वहीं पर हमारा dB वेक्टर होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एज बायट-सेवर्ट लॉ। ये पूरे के पूरे वायर की वजह से फील्ड नहीं बताता, दिस इज व्हाट वी हैव रिटन हियर। यहां पर ये म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। दिस म्यू नॉट बाय 4 पाई की जो वैल्यू है वो यहां पर मैंने लिख भी रखी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दी हुई है। This becomes 10 raised to minus 7। क्लियर है मेरी बात? और अगर आप 10 raised to minus 7 देख पा रहे हैं, अब इसकी यूनिट देखनी है, तो यूनिट देखने के लिए यहां से देखें बेटा। sin फाई की कोई यूनिट नहीं है, dB का मतलब हो गया टेस्ला, और I नीचे जाएगा तो I नीचे आएगा तो बेटा ये एम्पियर बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात? और ये मीटर स्क्वायर देख रहे हो आप, ऊपर जा रहा है, तो दिस बिकम्स मीटर स्क्वायर, और dl नीचे आएगा तो अगेन दिस बिकम्स मीटर, ये कट गया। तो हमारे लिए म्यू नॉट बाई 4 पाई की जो वैल्यू आ रही है, जो यूनिट आ रही है, वो है टेस्ला इनटू मीटर अपॉन एम्पियर। दिस इज द यूनिट ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई।
अब जो ये म्यू नॉट है ये चीज क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी ही बोल लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वही होता है परमिएबिलिटी। ये बिल्कुल वही परमिटिविटी वाला कॉन्सेप्ट है ऑफ फ्री स्पेस बोलते हो, क्योंकि जैसे एप्सिलॉन नॉट बोला करते थे, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एप्सिलॉन नॉट को समझते थे। एंड दैट एप्सिलॉन नॉट या परमिटिविटी जो है आपको मटेरियल की वो प्रॉपर्टी बताती है कि मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा रिस्पॉन्स करता है, वैसे ही ये परमेबिलिटी बताती है कि मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में कैसा रिस्पॉन्स करता है। क्लियर है मेरी बात? तो म्यू नॉट की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर डायग्राम में पहले से लिख रखी है, तो डायग्राम का रेफरेंस मुझे कम पसंद है, लिखकर करना ज्यादा पसंद है, इसलिए लिख के भी आपको करके बताया, डायग्राम में पहले से लिखा हुआ है। और फिर अगर आपको इस पूरे वायर की वजह से किसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो जस्ट इंटीग्रेट दिस, इंटीग्रेट कर दीजिए, काम हो जाएगा। हाँ, अगर वायर टेढ़ा मेढ़ा है तो आपको आर का फंक्शन जरूर पता होना चाहिए, तब तो आप इंटीग्रेट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो इंटीग्रेशन हो जाएगा, यू नीड अ फंक्शन। इफ यू डू नॉट हैव अ फंक्शन ऑफ आर तो आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए ऐसे वायर के सेगमेंट्स को लिया जाएगा जो वायर का सेगमेंट ये एस्टैब्लिश करे कि मुझे आर का फंक्शन मालूम है। क्लियर है मेरी बात? तो हम वही सिमेट्रिक केसेस लेने वाले हैं। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मगअप कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैं दोबारा एक बार आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं। dB वेक्टर इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई और फिर ये है बेटा I dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r का क्यूब। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा इसका मैग्नीट्यूड है एंड दैट इज नथिंग बट म्यू नॉट बाय 4 पाई और फिर हम लोगों ने लिखा I dl sin phi और नीचे क्या आ गया बेटा यहाँ पे r स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन तो हम देखेंगे, निकाल ही लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से, कोई परेशानी की बात नहीं। चलो आप देखो इस बायट-सेवर्ट लॉ का पहला एप्लीकेशन क्या है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस फॉर ए बोर्ड एग्जाम्स। इस तरह का कुछ लिखा हुआ है हमारे सामने, क्या है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा ये डायग्राम दिखाया गया है स्टैंडर्ड बुक का डायग्राम मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है, लेकिन मैं आपको इंडिपेंडेंट डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि यू हैव अ वायर, स्ट्रेट वायर, मैं लिख रहा हूं लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट से होता है, जब भी कभी आ जाए लॉन्ग वायर इसका मतलब इनफाइनाइट से लेना है। हालांकि मैं इनफाइनाइट वायर नहीं लूंगा, बट वी हैव अ वायर जिसका कोई एक सेगमेंट जितने हिस्से से हमें फील्ड निकालनी है वो स्ट्रेट, वो कर्व नहीं, और इस वायर की वजह से यहां पर फील्ड निकालनी है। इसमें कोई ना कोई करंट जा रहा है I, इस सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर क्या फील्ड होने वाली है ये हमारा निकालना एजेंडा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है वहां से वायर पर परपेंडिकुलर डालते हैं और परपेंडिकुलर डालकर यहां से y दूरी पर जाकर dy का एलिमेंट लेते हैं या l डिस्टेंस पे जाके dl का एलिमेंट लेते हैं। अब इस एलिमेंट की वजह से बेटा यहां पर लाइन मिला लो तो लॉजिकली ये बन गया आपका r वेक्टर। तो आपको मालूम चलेगा कि इस सेगमेंट की वजह से कोई ना कोई यहां फील्ड। अब इसको यहां से लेके यहां तक अगर इंटीग्रेट कर दें तो इतने सेगमेंट की वजह से कितनी फील्ड पी पॉइंट पर है ये कैलकुलेट हो जाएगी। ऊपर का हिस्सा और कितना है, नीचे का हिस्सा और कितना है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जितने पोर्शन के लिए इंटीग्रेट किया जाएगा उतने पोर्शन की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगी। दिस इज द एजेंडा ऑफ दिस टॉपिक। तो मैं इसमें थोड़ा आगे जाता हूं और आपके लिए एक बढ़िया सा वायर बना के दिखाता हूं। देखिए बच्चों, you have a straight wire and we do not deal with the infinite wires। ऐसा नहीं है कि जो वायर हम बना रहे हैं वायर इतना ही है, वायर इससे काफी बड़ा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना सेगमेंट आपके लिए ले रहा हूं कि पूरे वायर जितना भी बड़ा ये वायर है उसमें से इतने सेगमेंट की वजह से क्या फील्ड होने वाली है। तो मेरे सामने एक पॉइंट है, लेट्स से ये पॉइंट P जहां पर मुझे फील्ड निकालनी है। तो स्टेप्स याद रखेंगे जो मैं बोलता जा रहा हूं कि जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से वायर पे डालेंगे परपेंडिकुलर। ठीक, और वायर में आप देखें करंट ऊपर की तरफ है, ध्यान रखेंगे जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है वहां से वायर पे डालेंगे परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला या वैल्यू होगी d, मान लेते हैं कोई ना कोई डिस्टेंस तो होगी सही, तो ये d है। अब जहां परपेंडिकुलर डाला गया यहां से आप करंट की डायरेक्शन में y डिस्टेंस चले जाइए और y डिस्टेंस जाने के बाद आप करंट की ही दिशा में dy सेगमेंट और मान लीजिए। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि वो dl सेगमेंट जो हम लेते थे वो dy बन गया? जी हाँ। अब क्या करें, अब कुछ खास नहीं है,
बस इतना है कि जो dy है इससे अपने इसको मिला लीजिए, देखिए मिल गया एरो के साथ, एंड दिस बिकम्स योर आर वेक्टर। आप अगर यहां से एंगल नापेंगे तो दिस इज थीटा, देखने में सुंदर और काफी मनोरंजक लगता है। हाँ, और अगर आप इस जगह पर ये एंगल नाप रहे होंगे तो दिस बिकम्स फाई, और ये वो फाई एंगल है जो आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच का है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि चलो जरा डीबी वेक्टर लिखते हैं। मैं मैग्नीट्यूड पे जा रहा हूं, डायरेक्शन पे नहीं जा रहा हूं। डीबी वेक्टर लिखते हैं। दिस डीबी वेक्टर इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई, फिर मैंने लिखा आई, फिर मैंने लिखा dy, और इधर लिखा मैंने sin फाई अपॉन r का स्क्वायर। तो कोई बच्चा कहेगा सर r का स्क्वायर क्यों लिख रहे हो? r तो हमको पता ही है। r कैसे पता है? अरे d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ दिस dv वेक्टर बिकम्स म्यू नॉट बाय 4 पाई, और फिर यहां बेटा लिखा गया i इनटू dy अपॉन, यहां लिखोगे तो लिखोगे d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। पाइथागोरस लग गई ना यहाँ पे। और sin फाई को देखो कैसे लिखोगे समझना, दिस इज थीटा, दिस इज 90, दिस इज 90 माइनस थीटा, लीनियर पेयर है, तो दिस बिकम्स, देखना बेटा यहां पे ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है दिस इज 90 माइनस थीटा, क्लियर है? हाँ, और फिर आपको वो लीनियर पेयर की वजह से लगेगा कि अगर इस फाई में ये 90 माइनस थीटा जोड़ दिया जाए तो शायद ये 180 बन जाएगा, तो हम कहेंगे हाँ बन तो जाएगा। तो गौर से देखो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 180 माइनस 90 प्लस थीटा, तो दिस बिकम्स 90 प्लस थीटा। तो फाई की वैल्यू जो आ गई बेटा वो आ गई 90 प्लस थीटा, देखने में चमकती है बात। तो फिर हम यहाँ पे साइन फाई ना लिखे इसे लिख लेते हैं साइन 90 प्लस थीटा, एंड साइन 90 प्लस थीटा बिकम्स नथिंग बट कॉस थीटा। तो हमारे लिए बेटा जो db वेक्टर आ गया, या db वेक्टर के जो मॉड आ गया वो आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई, उसके बाद हमने लिखा i के बाद लिखा dy, और dy के बाद लिखा बेटा इसको cos थीटा। नाउ नीचे वाली चीज बन गई d स्क्वायर बेटा प्लस y स्क्वायर। अब अगर मुझे इस सेगमेंट की वजह से फील्ड निकालनी है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन इंटीग्रेट करते समय मुझे दिखाई देगा दिस y इज अ वेरिएबल, क्योंकि मैं y ऊपर भी ले जा सकता हूं नीचे भी ले आ सकता हूं। बात तो सही। एंड y बदलने के साथ दिस थीटा आल्सो चेंजेस। अगर मैंने y ऊपर की जगह और ऊपर लिया होता तो ये थीटा ऊपर की वजह से चेंज हो जाता। तो आपको दिखाई देता है वी हैव टू वेरिएबल्स, वन इज y अदर इज थीटा, तो वी हैव टू कन्वर्ट थीटा इनटू y और y इनटू थीटा, तो दोनों में से कोई एक वेरिएबल जिंदा रखना है, तो रिश्ता निकालना है। ये रिश्ता देखो बच्चों गौर से कि ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है राइट एंगल्ड, इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल के अंदर बातें करो, तो यू वुड बी राइटिंग tan थीटा इक्वल टू दिस y अपॉन d। तो आपको दिख रहा है कि tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगी, तो दिस y बिकम्स नथिंग बट d tan थीटा। सबसे पहले तो y का सब्स्टिट्यूशन आ गया, थीटा में कन्वर्ट तो y कन्वर्ट हो गया भाई, लेकिन dy भी तो फंसा हुआ है, dy को कौन लिखेगा? हम लिखेंगे, डिफरेंशिएट कर दो यार, तो dy आ गया, d कांस्टेंट है बाहर, tan थीटा का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर थीटा, और फिर ये d थीटा। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ, क्लियर तो है पूरी तरह से। तो dy की जगह हम लोग वैल्यू रख दें और y की जगह भी वैल्यू रख दें, तो हमारे लिए क्या बनेगा बेटा? गौर से देखना बच्चों, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई, i बेटा ऐसे ही रहा, dy की जगह हम लिखेंगे बेटा d टाइम्स sec स्क्वायर थीटा, और फिर cos थीटा को मैं अंदर लिखता हूं और d थीटा को सबसे आखिरी में लिखता हूं, डिवाइडेड बाय, आप यहां पर देखें तो हम लिख रहे हैं बेटा d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। y स्क्वायर का मतलब क्या होगा? y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, d स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। नाउ दिस म्यू नॉट ओवर 4 पाई i d sec स्क्वायर थीटा cos थीटा, और फिर ये बचा d थीटा डिवाइडेड बाय d स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप d से d को कैंसिल करें, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? अरे तो sec स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर किसी को थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आती है तो एक sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से खत्म हो जाएगा। तो मेरा जो dB बनेगा, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, वो बनेगी म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई d, और उसके बाद बचा बेटा हमारे लिए cos थीटा d थीटा। पर प्रॉब्लम ये आ गई कि सर ये जो काम किया हमने, इससे हमारा dB जो है वो थीटा का फंक्शन हो गया, y का नहीं हुआ, और हमें तो y ही पता है, थीटा नहीं पता। देखो थीटा पता कर लेते हैं, उसमें क्या परेशानी है।
थीटा कैसे पता होगा? अभी पता होगा। देखो यहां से उठो अपर मोस्ट पॉइंट पे जाओ, और यहां से उठो और लोअर मोस्ट पॉइंट पे आओ, और फिर तुम देखो बहुत ही इत्मीनान से कि सर एक बात दिखाई दे रही है कि अगर मैं इस एंगल को थीटा 1 बोल दूं और नीचे वाले एंगल को थीटा 2 बोल दूं, तो देखो थीटा 1 से लेकर थीटा 2 के बीच में पूरा का पूरा वायर समाया है कि नहीं? हाँ, यानी पूरे वायर को इंक्लूड करना है तो यू हैव टू इंटीग्रेट विद इन द लिमिट ऑफ थीटा 1 टू थीटा 2। क्लियर है मेरी बात? हाँ, आसान। तो बस अब इंटीग्रेशन करना है। तो हमारे लिए जो बी टोटल बनेगा, ये टोटल वायर की वजह से नहीं है, ये इतने सेगमेंट की वजह से जितना सेगमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं। दिस बिकम्स म्यू नॉट ओवर 4 पाई, और फिर यहां पे बेटा i बाई डी, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा। अब लिमिट लगानी है cos थीटा की, तो गौर से देखो, एक बार हम परपेंडिकुलर से ऊपर जाएंगे थीटा 1, फिर वापस आएंगे नीचे थीटा 2, तो गौर से थीटा 1 ऊपर जाना, थीटा 2 नीचे, थीटा 1 नीचे आना। तो क्या हमने थीटा 1 को 2 बार ले लिया? गड़बड़ हो गई। तो कहां से शुरू करें? नीचे से शुरू करें, थीटा 2 फिर थीटा 1, एक ही बार आए तो सब कुछ सही है। लेकिन आप बेस से स्टार्ट ना कर रहे हैं, बेस से पहले से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका फेज नेगेटिव हो गया है, यानी लिमिट थीटा 2 से थीटा 1 नहीं, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 है। बात चल रही है? क्योंकि आप नीचे से शुरू कर रहे हैं, एंगल्स परपेंडिकुलर से नापे गए। तो दिस बिकम्स नथिंग बट म्यू नॉट ओवर बच्चा 4 पाई इनटू आई बाई डी। cos थीटा का इंटीग्रेशन जो बनेगा बच्चे वो sin थीटा बनेगा, एंड इफ यू पुट अ लिमिट तो माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। अब आप यहां से B टोटल निकाल लीजिए। फाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है म्यू नॉट बाय 4 पाई, और फिर यहां क्या लिखा जाएगा? I बाई डी। sin थीटा 1 लिमिट डाल दीजिए, और फिर माइनस फॉर्मूले का, उसके बाद साइन और अंदर माइनस थीटा 2 डाल दीजिए। पर आपको पता है कि सर जब भी कभी साइन माइनस थीटा लिखना होता था तो वो तो माइनस साइन थीटा हो जाता था, साइन थीटा के अंदर वाला माइनस बाहर आ जाता है, तो हम वो माइनस बाहर ले आते हैं, तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। दिस इज माय सिंपल इंटीग्रेशन, दिस इज माय बी टोटल। लॉजिकली मेरी बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो बस हमारे लिए एक आसान सा फॉर्मूला बन गया, और ये जो फॉर्मूला है ये कहलाता है बी फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक कर्व्ड होगा तो आर का फंक्शन बदल जाएगा, तो फंस जाएंगे हम। दिस इज स्ट्रेट वायर। क्या आपने आपको बात समझ आती है? जी हाँ, समझ आती है। थीटा के टर्म में बातें, थीटा 2 थीटा 1 की वैल्यू डाल दे, बात बन जाएगी। चलो एक छोटी छोटी सी और इसकी बारीक बातें लिख लेते हैं। थीटा 1 एंड थीटा 2 आर measured from perpendicular, परपेंडिकुलर से थीटा 1 और थीटा 2 डाले गए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द फॉर्मूला फाइनल। एकदम आसान, और अगर ये आपको आता है तो बात बन गई। और ये डेरिवेशन आप इसमें लिखिए इस तरह से, MIMJ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, महाजोरदार, महा इंपॉर्टेंट, महाजोरदार। आपके पेपर में 110% ये डेरिवेशन मैग्नेटिज्म से रखी ही रखी है, आएगी ही आएगी। इसे मगब करिए। देखिए मैंने यहाँ पर क्या क्या किया है। एक बार डेरिवेशन को 1 गो में देख डालिए, और ये देखने के बाद इसे दोबारा 1 गो में देख डालिए। आप 2 बार डेरिवेशन देखेंगे, एक बार लिखेंगे, पूरे साल याद रहेगी, दोबारा इसको देखना नहीं पड़ेगा। पर 2 बार डेरिवेशन देखेंगे, एक बार इसको लिख कर करेंगे, फिर दोबारा प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ेगी, दिमाग में सेटल रहेगी। मैंने एक एक बात इसमें बताई है, कंप्लीट हो गया। तो हमारा आज का जो एजेंडा था वो था कि बायट-सेवर्ट लॉ क्या होता है, बायट-सेवर्ट लॉ का एक एप्लीकेशन की फाइनाइट स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अब ये फाइनाइट स्ट्रेट वायर से क्या क्या चीजें बन सकती हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर क्या होता है और इनफाइनाइट वायर क्या होता है, ये वाली बातें करेंगे। और फिर इससे बनने वाली प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। फिलहाल आज का हमारा जो एजेंडा है दैट इज ओवर। इसके बाद हमें कोई काम नहीं करना है, इसलिए आज के लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। पूरे साल अपने बढ़िया विशेष कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करने के लिए आप कोशिश करिए, या कोशिश ना करिए या हमें फॉलो करते रहिए। आपके भूले बिसरे, खराब हुए, गिर गए कॉन्सेप्ट्स को हम दोबारा उठा देंगे और शानदार बना देंगे। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, भूलिए मत, आरटी एकेडमी पे आपको पढ़ा रहे हैं। शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। कर लिया होगा सब्सक्राइब आपने,
लेकिन अगर नहीं किया है तो कर लीजिए और शेयर तो करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड अगेन। अगले लेक्चर में इस फाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड के क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट वायर कैसे बन सकता है, सेमी इनफाइनाइट वायर कैसे बन सकता है, और 8-10 प्रॉब्लम्स, इसकी बढ़िया क्रक्स प्रॉब्लम्स वो कर रहे होंगे। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।